हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022-23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट से हम लोग शिक्षण की विधियां, जिसको इंग्लिश में टीचिंग मेथड्स भी कहा जाता है, तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ताकि जो कुछ भी इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताया जाए वो अच्छे से समझ में आ जाए। मैं प्रॉमिस करता हूं आप सभी से कि ये टॉपिक आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। मैंने सारा कुछ जो है डिटेल बहुत ही पॉइंट में लिख रखा है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैं एग्जाम्पल दे दे के जो है एक्सप्लेन करूंगा। और कोई भी डाउट उम्मीद करता हूं कि नहीं रहेगा, लेकिन अगर रहता भी है कोई डाउट या कोई क्वेरी वीडियो से रिलेटेड बनते भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं वहां पर भी क्लियर करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले यहां पर हम शिक्षण विधियों को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शिक्षण विधियां क्या होती हैं। यहां पर मैंने हेडिंग भी लिख रखा है शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड्स, और पॉइंट में मैंने 2-3 लाइन में आपको क्लियर करने का प्रयास भी किया है। तो देखिए, इसमें मैंने बताया कि यदि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग या विधि से नहीं समझ पाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण के लिए वही विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ पाए। अब अगर आप टीचिंग करते होंगे, अगर आप पढ़ाते होंगे बच्चों को, तो आपको पता है कि हर तरह के बच्चे या विद्यार्थी आपको मिलेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप किसी विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से किसी और विद्यार्थी को अगर आप पढ़ाएं तो वो उसे समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको करना क्या है कि अपनी शिक्षण विधि को बदलना पड़ेगा आपको, तभी जो है बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि शिक्षण विधियों से क्या तात्पर्य है। शिक्षण विधियां का मतलब कि अलग अलग तरीके के या अलग अलग माइंडसेट के जो है विद्यार्थी होते हैं, वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो उनके लिए अलग अलग तरीके की शिक्षण विधियां हैं, उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, तभी जो है आप उन्हें अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तो मेन यहां पर बात यही है कि जो बच्चे जिस विधि से सीखते हैं आपको उसी प्रकार की शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना चाहिए पढ़ाते वक्त। और उन सभी शिक्षण विधियों को मैं एक एक करके अभी आपको नीचे बताने वाला हूं, वो भी डिटेल्स के साथ। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया शिक्षण विधियां। आप सभी को पता है कि बचपन में आप जब 1 या 2 क्लास में रहे होंगे तो वहां पर अलग तरीके से टीचर आपको पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड पे और चित्रात्मक तरीके से आपको, क्योंकि आपके पास किसी भी तरह का जो है पूर्व धारणा या पूर्व ज्ञान आपके पास नहीं होता है, नया ज्ञान आपके दिमाग में डाला जाता है, तो वहां पर जो है टीचिंग मेथड अलग तरीके का होता है। और अब जब आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो वहां पर आप देखते हैं कि लेक्चर मेथड होता है, यानी व्याख्यान आपको दिया जाता है, बहुत ज्यादा आपको डायग्राम इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। तो अलग अलग तरीके की शिक्षण विधियां होती हैं, उनको हम नीचे यहां पर देखने वाले हैं। देखिए, एक पॉइंट और इसमें मैंने आपको बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक का स्वयं सदा अध्यापनशील रहना आवश्यक है, यानी कि शिक्षक को हमेशा पढ़ाते रहना है, इसके साथ ही साथ जो है उसे अपने ज्ञान कोश का विस्तार करते रहना है। यानी जिस भी सब्जेक्ट का वो शिक्षक है उसको अपने विषय में जो है नई चीजें जो भी हो रही हैं या नए तथ्य या नए रिसर्च आ रहे हैं तो उनको जो है जानना जरूरी है, यानी अप टू डेट रहना जरूरी है किसी भी शिक्षक के लिए। आप सभी को पता है, आपको बहुत सारे अपने जीवन में ऐसे शिक्षक मिले होंगे कि वो अपने जमाने के नोट्स बनाए होंगे और उसी नोट से जो है वो वर्तमान समय में भी पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि काफी कुछ यहां पर वर्तमान समय में हर सब्जेक्ट में अप टू डेट चीजें हो चुकी हैं। तो यहां पर यह भी आपको क्लियर हो गया कि प्रभावी अध्यापन के लिए शिक्षक को स्वयं सदा अध्यापनशील रहना चाहिए, पढ़ाते रहना चाहिए और उन्हें अध्ययन जो है करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं शिक्षण विधियां आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और कोई भी डाउट रहता है इस स्लाइड से तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं। अब निम्नलिखित है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है जिसको हम आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका होता है अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि, जिसको इंग्लिश में टीचर सेंटर्ड मेथड भी कहा जाता है। तो इससे आप सभी परिचित होंगे, आपने पीजी किया है। और अध्यापक केंद्रित का मतलब कि जब भी पढ़ाई होती है, जब भी शिक्षण होता है
तो उसके बीच में टीचर्स होता है। टीचर्स जिस प्रकार से विद्यार्थी को पढ़ाना चाहे उसी प्रकार से पढ़ाएगा। किसके अंतर्गत? अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं कि अध्यापक केंद्रित का मतलब आपको समझ में आ गया। और देखिए, इसको बड़े समूह की शिक्षण विधियां कहते हैं, यानी बड़े समूह में जो है इस प्रकार की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 12th के ऊपर के बच्चे ग्रेजुएशन के हो गए तो वहां पर जो है अध्यापक केंद्रित, जिसमें आपका व्याख्यान विधि आता है, लेक्चर मेथड आता है। तो देखिए, इसको इंग्लिश में लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड भी कहा जाता है, यानी बड़े समूह के शिक्षण विधि जो है आपका अध्यापक केंद्रित होता है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अध्यापक केंद्रित का मतलब अध्यापक केंद्र में है, जिस प्रकार से अध्यापक चाहेगा उसी प्रकार से विद्यार्थी को सीखना पड़ेगा। इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद से दूसरा यहां पर मिश्रित शिक्षण विधि, जिसको इंग्लिश में मिक्स्ड टीचिंग मेथड कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली आपका लघु समूह की शिक्षण विधियां आती हैं, जिसको इंग्लिश में स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड भी कहा जाता है। तो यहां पर लघु का मतलब यह है कि कम ग्रुप, यानी कि बहुत ज्यादा यहां पर बच्चे नहीं होंगे, 5 से 6 बच्चे कह लीजिए, 10 बच्चे, यानी छोटे समूह की इसमें शिक्षण विधियां शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत जो भी शिक्षण विधियां होंगी उनको एक एक करके मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और देखिए, इसमें तीसरे नंबर पे आपका आता है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि, जिसको इंग्लिश में स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी कहा जाता है। और ये व्यक्तिगत शिक्षण विधियां हैं, जिसको इंग्लिश में इंडिविजुअल टीचिंग मेथड भी कहा जाता है। अब शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि का तात्पर्य यह है कि यहां पर सेंटर में आपका स्टूडेंट होता है, यानी कि जिस प्रकार से विद्यार्थी या छात्र या शिक्षार्थी सीखना चाहता है उसी प्रकार से टीचर को सिखाना पड़ेगा। और वर्तमान में यही जो है विधि इस्तेमाल की जाती है, शिक्षार्थी केंद्रित यानी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। अगर बच्चा लेक्चर सुन के सीखता है तो आपको लेक्चर देना पड़ेगा। अगर बच्चा डायग्राम या चार्ट पेपर हो गया या चित्रों के माध्यम से सीखता है तो आपको उसी प्रकार से सिखाना पड़ेगा। यानी बच्चा या विद्यार्थी कह लीजिए या शिक्षार्थी जिस प्रकार से सीखना चाहता है उसी प्रकार से शिक्षक को सिखाना होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूं ये सारी शिक्षण विधियां आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखिए, यहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग अध्यापक केंद्रित जो शिक्षण विधि है यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड, उसको यहां पर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यानी कि अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत जो भी विधियां आती हैं उनको एक एक करके डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में बस हम इस पहले शिक्षण विधि का यानी अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि को देखने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिश्रित शिक्षण विधि मिल जाएगा। उसके बाद से तीसरे वीडियो में आपको शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि मिल जाएगा। देखिए, मैं एक ही में सब कुछ करा देता लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो यहां पर उद्देश्य है कि एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए। और आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, वीडियो की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको काफी आसानी होगी। अब देखिए, यहां पर मैंने एक एनिमेशन लगा रखा है, तो यहां पर थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी मैं बताता चलूंगा एग्जाम से रिलेटेड। तो जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं उसका सिलेबस आपके हाथों में होना चाहिए, या तो जहां पर भी आप स्टडी करते हैं वहां वॉल पे जो है आप पूरा सिलेबस चिपका दें। ठीक है, ये सबसे पहला तरीका होता है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है। जब पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है तो इस प्रकार की ये जो बल्कि बुक आपको दिख रही है कि इतना सारा बुक लेके ये बंदा जा रहा है, तो वो आपका कम हो जाएगा। अगर नहीं पता है कि क्या पढ़ना है तो आप बहुत सारी बुक्स खरीद लेंगे। और आप सभी समझदार हैं, पीजी कर चुके हैं, तो यहां पर आपको बुक का चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। कोई एक बुक का चुनाव करिए जो काफी अच्छी हो और उसे आप कई बार पढ़ जाइए। और एग्जाम की प्रिपरेशन जो है आप एग्जाम के 10 दिन पहले ना करके एग्जाम से 2-3 महीने पहले करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप सिलेबस को अच्छे तरीके से 2 से 3 बार रिवाइज कर सके। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। छोटे छोटे जो भी टिप्स होंगे एग्जाम से रिलेटेड उसको मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो आइए इसमें अगले स्लाइड को देखते हैं, जिसमें हम अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत जो भी विधियां हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर इस स्लाइड में हम अध्यापक केंद्रित पद्धति यानी कि टीचर सेंटर मेथड के अंतर्गत जो भी विधियां हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। ये आपको याद रखना है कि ये बड़े समूह की शिक्षण विधियां होती हैं। पहले इसमें आता है व्याख्यान यानी कि लेक्चर मेथड, जिसमें व्याख्यान दिया जाता है। जैसे कॉलेज में आप पढ़ते होंगे तो वहां पे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रोफेसर्स होते हैं वो लेक्चर ज़्यादातर देते हैं, और वो बड़े बच्चों के लिए विधि काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। अगर उस विधि को निचली कक्षा में कह लीजिए कि 6 में 5 में अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो वहां पर जो है टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। देखिए, दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि। तीसरा है यहां पर समूह शिक्षण विधि, जिसको टीम टीचिंग कहा जाता है।
और चौथा है टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति, और पांचवा है समीक्षा नीति यानी कि रिव्यू स्ट्रेटजी, और उसके बाद लास्ट में आपका प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, जिसको सुकराती विधि भी यहाँ पर कहा जाता है, प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति को। तो यहाँ पर ये 6 आपकी शिक्षण विधियां हैं जो अध्यापक केंद्रित हैं। इनको एक एक करके और डिटेल में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन मैं अपना अंतिम प्रयास कह लीजिए, एकदम मेरा अंतिम प्रयास वही रहेगा कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो जैसे कि कमेंट बॉक्स में मैं बताता हूं, वहां पर आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम व्याख्यान विधि को देखते हैं। अगली स्लाइड में एक एक स्लाइड में एक जो है आपका शिक्षण विधि होगा और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको हम समझते हुए चलेंगे। तो आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताना आपको भूल गया। तो देखिए सबसे पहले आपको जैसे शिक्षण विधि आपको चयन करना है, किस शिक्षण विधि का आपको चयन करना है, लेकिन उससे पहले आपको उद्देश्य निर्धारित आपका होना चाहिए। शिक्षण से रिलेटेड जो भी उद्देश्य हैं आपके वो पहले निर्धारित, और जो नीतियां होती हैं, ये 2 चीजें होने के बाद जो है आप शिक्षण विधियों का चयन करते हैं। अगर उद्देश्य आपको पता नहीं कि किस लिए आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो आप आगे शिक्षण विधि का चयन कैसे करेंगे। तो ये 2 चीजें आपको पहले निर्धारित कर लेनी है, उसके बाद से शिक्षण विधियों का चयन करना है। तो देखिए अध्यापक केंद्रित में सबसे पहले व्याख्यान विधि को हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि व्याख्यान का अर्थ किसी भी पाठ्य वस्तु को भाषण के रूप में पढ़ाने से है, और छात्र निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, और इस विधि को उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया। अभी ऊपर ही मैंने आपको एक लाइन में सब कुछ डिटेल में बताने का प्रयास किया कि व्याख्यान का मतलब क्या होता है। लेक्चर, किसी भी टॉपिक पे जो है प्रोफेसर क्या करते हैं, देखते हैं आप कॉलेज में लेक्चर देते हैं, उस पे 1 घंटे 2 घंटे लेक्चर्स देते हैं, और इसमें छात्र क्या होते हैं, निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, यानी कि कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, बस लेक्चर को सुनते हैं। और इस विधि को उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी माना जाता है, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह की क्लासेज में जो है आपका लेक्चर मेथड काफ़ी ठीक होगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं। लेकिन अगर निचली कक्षाओं में क्लास 5 में, 2 में, 3 में, 6 में, 8 में, इसमें अगर आप इस विधि का इस्तेमाल करते हैं तो उस स्थिति में शिक्षण आपका इफेक्टिव नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में देखिए मैंने बताया कि व्याख्यान सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करते हैं, जो कि अभ्यास या सहभागी सत्र से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। तो जो आपका व्याख्यान विधि है, जो सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं, जो थ्योरी कह लीजिए होते हैं, अलग अलग विषय में अलग अलग थ्योरी दी गई हैं, तो उनको प्राप्त करने में लेक्चर मेथड क्या करता है, वो मदद करता है, जो कि अभ्यास या सहभागी सत्र से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। यानी उसके बारे में कुछ आपको पहले से पढ़ा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से जो है आप लेक्चर अगर सुनते हैं किसी भी सिद्धांत पे या थ्योरी पे, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि कुछ स्थितियों में, जैसे बड़ी संख्या में दर्शक, दुर्लभ शिक्षण संसाधन और समय संसाधन की कमी में, व्याख्यान देना एकमात्र विकल्प हो जाता है। अब देखिए बड़े संख्या में ज़्यादा विद्यार्थी अगर है या ज़्यादा दर्शक हैं, तो उस स्थिति में किसी और शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना जो है सुनिश्चित नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में जो है व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें समय संसाधन की जो है बचत होती है, या समय या संसाधन कम भी रहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं व्याख्यान विधि के अंतर्गत। होता है कि नहीं, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई चुनाव होता है, तो उसमें जो भी रैलियां होती हैं, अलग अलग पार्टी के द्वारा लीडर्स आते हैं और भाषण देते हैं, तो वहां पर बहुत सारी जनता होती है, हजारों में जनता होती है। तो वहां पर एक तरीके से वो व्याख्यान या लेक्चर ही देते हैं, भाषण देते हैं, और सारे लोगों को संबोधित करते हैं या कुछ भी बताते हैं जो भी उनको बताना होता है। तो ये जो है बड़ी संख्या के लोगों में काफी इफेक्टिव होता है आपका व्याख्यान विधि। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि व्याख्यान विधि को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्न 3 कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। पहले तो तैयारी है, दूसरा है प्रस्तुति, और तीसरा है मूल्यांकन। तैयारी का मतलब क्या है, लेक्चर अगर आपको देना है तो आपको इस टॉपिक को पहले एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, तभी जो है व्याख्यान इफेक्टिव होगा। नहीं तो बीच बीच में जब आप लेक्चर देंगे तो भूल जाएंगे या इधर उधर के वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो उस तरीके से इफेक्टिव आपका लेक्चर नहीं होगा। तो तैयारी आपको पहले कर लेनी है, किस टॉपिक पे लेक्चर आपको देना है। प्रस्तुति यानी कि आप डिलीवर्ड किस प्रकार से, वर्ड का चयन, शब्दों का चयन, किस प्रकार से आप प्रस्तुति करते हैं, किस प्रकार से आप लेक्चर देते हैं, या सुस्पष्ट तरीके से अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करके डिलीवर्ड करते हैं अपने लेक्चर को, तो वो काफ़ी इफेक्टिव होगा। उसके बाद से आपको मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब कि लास्ट में क्लास जब लेक्चर देने के बाद खत्म होने को हो 5-10 मिनट, तो आप फीडबैक ले सकते हैं बच्चों को कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने लेक्चर या भाषण दिया वो समझ में आया कि नहीं आया।
तो उम्मीद करता हूं यहां पर व्याख्यान विधि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। मैंने अपने तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया कि आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से समझाऊं, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगली शिक्षण विधि को हम देखते हैं अध्यापक केंद्रित पद्धति के अंतर्गत। देखिए अगली जो विधि हमारी है यहां पर वो है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, जिसको इंग्लिश में यहां पर लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, उसके अंतर्गत ही आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने ऊपर व्याख्यान विधि देखा, तो व्याख्यान विधि के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आप थोड़ा सा जान लीजिए, जैसे कि उसके लाभ क्या होते हैं और उसकी क्या क्या सीमाएं होती हैं। तो देखिए व्याख्यान विधि के अंतर्गत जो लेक्चर्स और भाषण होते हैं वो शिक्षक के लिए सरल और संक्षिप्त एवं आकर्षक होते हैं, और इसके साथ ही साथ जो है इसमें शिक्षक को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, यानी शिक्षक के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। शिक्षक जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से लेक्चर दे सकता है, और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे कम संसाधनों में आप बड़े समूह के लोगों को या कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जो है आप लेक्चर के माध्यम से आप कोई भी टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो ये कुछ लाभ है, लेकिन इसके कुछ यहाँ पर सीमाएँ हैं, कह लीजिए कि इसके नुकसान भी सीमाएं हैं। इसका मतलब कि ज़्यादा बेहतर एक तरीके से नहीं भी हो सकता है, जैसे कि लेक्चर मेथड में आप देखते हैं कि बच्चे निष्क्रिय श्रोता बन के सुनते हैं, तो वहाँ पर जो है ये कहीं से आप कह लीजिए इसकी डिमेरिट्स है। इसके साथ ही साथ जो है एक तरफा यहाँ पर संप्रेषण होता है, यानी शिक्षक के द्वारा जो भी लेक्चर दिया जाता है, और इस विधि में जो है सर्वोत्तम मानसिक कौशल के विकास के लिए उपयुक्त आपका नहीं होता है व्याख्यान विधि। तो ये कुछ इसकी सीमाएं हैं, और कुछ लाभ के बारे में ये भी आपको याद रखना है। अगर परीक्षा में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो ये आपको तो आइडिया ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि प्रयोग प्रदर्शन वैसे तो छोटे समूह की शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मिश्रित करके कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाए तो व्याख्यान की काफ़ी कमियों को दूर किया जा सकता है। देखिए टोटली ये आपका लेक्चर मेथड है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि प्रयोग प्रदर्शन जो है ऐड कर दिया गया है, जिससे कि आपका लेक्चर जो है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। जैसे कि कुछ भी प्रैक्टिकल करके चीज़ों को दिखाया जाए विद्यार्थियों को, और उसके बाद से उनके ऊपर लेक्चर दिया जाए, छोटा छोटा 5 मिनट उसके बाद लेक्चर दिया जाए, और उसको प्रैक्टिकली रूप में जो है करके जो है विद्यार्थियों को दिखाया जाए। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि छोटे समूह की ये शिक्षण विधि मानी जाती है, लेकिन अगर इसको व्याख्यान शिक्षण विधि से मिश्रित करके कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाए तो व्याख्यान विधि की जो खामियां हैं, कह लीजिए जो कमियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है इन दोनों को आपस में मिला के। इतना तो आपको क्लियर हो गया। व्याख्यान तो आपने ऊपर क्लियर किया, और प्रयोग प्रदर्शन का मतलब आप समझ ही सकते हैं, प्रैक्टिकल रूप से चीजों को दिखाना करके, ताकि आप क्लास को और इफेक्टिव बना सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री की सहायता से चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे ये है टाइप में मिस्टेक है, इसको आप हटा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने यही बताया कि इस नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है, यानी लेक्चर देके, और उसके बाद से श्यामपट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री की सहायता से चित्र कथन प्रस्तुत करता है। जैसे किसी थ्योरी के बारे में वो बता रहा है शिक्षक, और उससे रिलेटेड अगर कुछ भी अगर फिगर्स बन सकते हैं संभव, वो आपको बोर्ड पे बनाकर जो है समझाने का प्रयास करेगा। इस तरीके से आपका चित्रात्मक तरीके से भी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, और लेक्चर मेथड के द्वारा जो है वो एक्सप्लेन भी उसको करेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि प्रदर्शन के मध्य में शिक्षक छात्रों से प्रश्न भी पूछता रहता है, जिससे छात्रों को अधिक स्पष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो। यानी बीच बीच में जब भी कुछ भी थोड़ा बहुत बता देता है शिक्षक, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए इसके बारे में आपको पता है, क्योंकि जबकि तुरंत ही उसके बारे में शिक्षक ने बताया। इस तरीके से कोई भी अगर डाउट आपके रहते भी हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो क्लियर होते चलते हैं। तो यहाँ पर व्याख्यान और प्रयोग प्रदर्शन विधि जब आपस में मिल जाते हैं तो ये शिक्षण विधि काफी इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि लेक्चर में तो नीरस हो जाती थी क्लासरूम, यानी एक तरफा वहां पर संचार होता था, तो शिक्षक लेक्चर देता था और चला जाता था। लेकिन जब प्रयोग प्रदर्शन यानी अन्य जो है सहायक सामग्रियों को यहाँ पर इस्तेमाल, जैसे ब्लैक बोर्ड का हो गया, कुछ प्रैक्टिकल जैसे ज्योग्राफी का क्लास है तो वहां पे ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया, इस तरीके के जो सहायक सामग्री उनका जब इस्तेमाल करते हैं तो क्लासरूम जो है काफी एक तरीके से वहां पर माहौल बेहतर बन जाता है, जहां पर बेहतर अधिगम हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन, व्याख्यान का मतलब लेक्चर, प्रयोग प्रदर्शन का मतलब प्रैक्टिकल रूप से चीजों को करके समझाना।
तो उम्मीद करता हूँ सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। और कोई भी डाउट रहता है इस विधि से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने और मेंशन कर रखी है, इसको भी आप देख लीजिए। तो ये भी एक एनिमेशन है आपका, आप देख सकते हैं एग्जाम लिखा हुआ है। तो ये सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, जब एग्जाम को 10 दिन या 15 दिन रहते हैं तो आप अपनी बुक्स, नोट्स और सारे कंटेंट को उठा लेते हैं। तो 10 दिन में तो पॉसिबल नहीं होता है कि सारा सिलेबस आप पढ़ लें, और उसके बाद से जब आप एग्जाम देते हैं रिजल्ट क्लियर नहीं होता है तो आप अपनी कमियों को जानने के बजाय आप कहते हैं कि कुछ गड़बड़ है, जो भी प्रॉब्लम है आप बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब आप एग्जाम से 2-3 महीने या 4 महीने पहले प्रिपरेशन करते हैं तो आप मैक्सिमम सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाते हैं, और यही सही तरीका होता है एग्जाम की प्रिपरेशन का। जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड सिलेबस निकालिए, अपने स्टडी टेबल के सामने उस सिलेबस को चिपका दीजिए और एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते जाइए, और हर टॉपिक से रिलेटेड अपने शब्दों में, अपनी भाषा में जो है एक नोट्स तैयार करिए, शॉर्ट नोट्स। किताब को छापना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन्हें ही आपको लिखना है, नहीं तो किताब और नोट्स में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, और नोट्स आपको एग्जाम के टाइम में काफी हेल्प करते हैं कम समय में रिवीजन करने के लिए। तो ऐसा काम न करें, 10 से 15 दिन पहले प्रिपरेशन न करें, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 2-2 घंटे डेली पढ़िए या 3-3 घंटे डेली पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, इस तरीके से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा प्रॉब्लम है बच्चों का कि 15 दिन पहले तैयारी शुरू करते हैं, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। आप जो है अभी से लग जाएंगे। जिनका रिजल्ट क्लियर हो गया है उनके लिए जो है बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनका नहीं क्लियर हुआ है वो हताश ना हो, वो अभी से लग जाएं और सारा कुछ जो भी कमियां रही हो एग्जाम न क्लियर होने में, जो भी टॉपिक आपका क्लियर ना हो उन टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए चलिए। मैं पूरी तरीके से भरोसा दिलाता हूं आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम जिस भी डेट में होने वाला है, डेट क्लियर नहीं है, उसमें आपका नेट के साथ जेआरएफ क्लियर हो जाए। ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, पढ़ाई को लेकर खास तौर से आप डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो ये रही खैर एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड बात। अब आइए अगली स्लाइड में अगली यहाँ पर शिक्षण विधि को हम देखते हैं। देखिए अगली जो विधि हमारी है वो है समूह शिक्षण पद्धति या विधि, जिसको इंग्लिश में टीम टीचिंग मेथड भी कहा जाता है। तो इसमें भी मैं सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। टीम का मतलब एक टीम की तरह 2-3 टीचर हैं एक साथ, जो है एक सब्जेक्ट को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको समझाने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों को। तो सारा कुछ अभी मैं क्लियर करता हूं। देखिए सबसे पहले पॉइंट में आपको मैंने बताया कि समूह शिक्षण बड़े समूह में पढ़ाने के लिए एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें 2 या अधिक शिक्षक योजना बनाने, उनको क्रियान्वित करने और छात्रों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। अब देखिए एक से अधिक शिक्षक की बात हो रही है तो इसीलिए ये आपका समूह शिक्षण पद्धति बन जाता है। अब देखिए इसमें एक से अधिक शिक्षक हैं तो किस प्रकार से वो शिक्षण करेंगे। तो सबसे पहले तो जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक योजना बनाते हैं, यानी कोई शिक्षक है किस प्रकार से क्या टॉपिक क्लियर करना है, किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट, वो सारा कुछ योजना या प्लानिंग करते हैं। उसके बाद से कोई शिक्षक है जो उसको क्रियान्वित करता है, यानी उसे इंप्लीमेंट करता है, उसको पढ़ाता है, और कोई शिक्षक होता है उसके बाद से जो है वो मूल्यांकन करता है। तो इस तरीके से जो है 2-3 टीचर मिलके जो है इस शिक्षण विधि का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि जैसे 2 या 3 शिक्षक कक्षा में एक ही समय में अपने अपने विषय का ज्ञान प्रदान करते हैं, वो समूह शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया है कि एक शिक्षक प्रकरण के विषय में व्याख्यान देता है और सैद्धांतिक बातें करता है, और दूसरा शिक्षक व्यवहारिक पक्ष की बात करेगा, और तीसरा समसामयिक पहलुओं पर बात करेगा। विचार गोष्ठी, परिसंवाद, पैनल चर्चा, इसके ही विभिन्न रूप कहे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे 3 शिक्षक आप इस शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक शिक्षक क्या करेगा, प्रकरण के विषय में व्याख्यान देगा और सैद्धांतिक बातों को बताएगा, और दूसरा शिक्षक क्या करेगा कि व्यवहारिक पहलू को बताएगा, उस सिद्धांत के बारे में। जैसे न्यूटन का लॉ ही हो गया, आपने सिद्धांतिक रूप से पढ़ लिया कि कोई गुरुत्वाकर्षण नाम की शक्ति है जिसकी वजह से कोई भी भारी वस्तु धरती के साथ आके लग जाती है। तो एक तो सिद्धांत आपने सीख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से कोई भारी वस्तु आ जाती है। अब आता है व्यवहारिक रूप में उसको समझने के लिए, जैसे कोई वस्तु होती है आपके जीवन में, कोई भी घटना घट सकती है, जैसे पेड़ पे से कोई फल नीचे गिर गया, तो अब सिद्धांत का इंप्लीमेंट करके आप उस चीजों को समझ सकते हैं। ये दूसरा शिक्षक आपको बताता है। और तीसरा समसामयिक पहलुओं की बात करेगा, जो वर्तमान समय में उससे रिलेटेड कुछ भी घटनाएं होती है उसके ऊपर जो है बात करेगा। और विचार गोष्ठी जो होती है आपकी, परिसंवाद होता है, पैनल चर्चा,
आपका होता है, बैठ के बहुत सारे लोग पैनल चर्चा करते हैं, ये सभी जो है समूह शिक्षण पद्धति यानी टीम टीचिंग मेथड का जो है आपका तरीका है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं समूह शिक्षण पद्धति आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहां पर भी आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगा, एक बंदा यहां पर है बहुत तेजी के साथ पेन से लिख रहा है और बहुत सारी आंसुएं यहां पर गिर रही हैं। तो इसका मतलब ये कि नोट्स आपको बनाना है, बहुत तेजी के साथ नहीं, अच्छे से बनाना है। जो इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में लगता है पूछे जा सकते हैं, उनको आपको नोट्स में लिखना है। जल्दी जल्दी में अपना नोट्स आपको खराब नहीं करना है। देखिए, नोट्स सभी को बनाना चाहिए। नोट्स को बनाते वक्त भी काफ़ी तथ्य आपके क्लियर हो जाते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, और जब दोबारा आप उसकी रिवीजन करते हैं तो वो अच्छे से माइंड में सेव हो जाता है। तो अगर वहां से क्वेश्चन बनते हैं तो आप डायरेक्टली आंसर उसका कर देते हैं। तो नोट्स का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। सभी व्यक्ति नोट्स बनाते हैं। ये जो खरीदने वाला नोट्स है ना, आप उतनी वैल्यू नहीं दोगे। जब आप खुद से लिख के सारे तथ्यों को बनाओगे ना, तो काफ़ी वैल्यू आप दोगे, उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे, क्योंकि आपने खुद से मेहनत किया है। और आपने नोट्स परचेज कर लिया, उसको आप पढ़ोगे नहीं क्योंकि आपने उस पर मेहनत नहीं किया। ठीक है, तो आप खुद से भी नोट्स बनाने का जरूर प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूं ये विधि आपको क्लियर हो गई। आइए नेक्स्ट जो हमारी शिक्षण विधि उसे देखते हैं। अगली जो विधि हमारी यहाँ पर है वो है आपका टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति विधि, जिसको इंग्लिश में टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड भी आप कह सकते हैं इसको। तो इसके अंतर्गत आप सभी देखते होंगे कि काफ़ी चैनल्स हैं जिस पे एजुकेशन से रिलेटेड जो है आपको ब्रॉडकास्ट देखने को मिलते हैं, उस पे कंटिन्यू प्रोग्राम चलते रहते हैं। जैसे ज्ञान दर्शन आपका हो गया, उसके बाद से आप देखेंगे स्वयं प्रभा आपका एक पूरा पोर्टल है जिस पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं। वहाँ पे जिस भी प्रोग्राम में या जिस भी कोर्स में आप एनरोल होते हैं, वहाँ से लेक्चर के माध्यम से जो है आप सारा टॉपिक या कोर्स कवर करते हैं। तो वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से किस प्रकार से जो है आप टीचिंग करते हैं उसको जानते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि टेलीविजन प्रस्तुति रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति से अधिक बेहतर होता है और इसके द्वारा शिक्षण को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। जाहिर सी बात है, रेडियो का मतलब क्या, आप श्रवण यानी आवाज़ को सुनते हैं, ऑडियो को सुनते हैं। तो ऑडियो को सुनते तो हैं, लेकिन आप जो है जब जो भी कुछ आपको बताया जाता है इमेजिन करते हैं, तो आप एक्यूरेट इमेजिन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, एक प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप टेलीविजन पे आप वीडियो प्रेजेंटेशन को देखते हैं तो आपको आवाज़ भी सुनाई देती है, जो भी टॉपिक आपको बताया जाता है, जो भी तथ्य आपको बताया जाता है, उससे रिलेटेड आपके सामने काफ़ी इमेज, काफ़ी चलचित्र कह लीजिए, काफ़ी एनिमेशन वीडियो मूव होते रहते हैं, जिससे आप रिलेट करके तथ्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप देखते होंगे कोई भी प्रोग्राम, जैसे कि एजुकेशनल चैनल कह लीजिए, चाहे इन्फॉर्मेशनल चैनल काफ़ी है, डिस्कवरी है, नेट जियो वाइल्ड है, एनिमल प्लैनेट्स है, BBC अर्थ है, इस पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्री या प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आती है, एक मूवी की तरह वो चलती रहती है जो आपको समझ में आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको टेलीविजन और वीडियो प्रस्तुति विधि जो है किस प्रकार से आपको काम करती है, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद से देखिए, इसमें कुछ जैसे इसके लाभ भी हैं और कुछ इसकी सीमाएं हैं, उसको भी आपको समझना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके भूगोल हैं, खगोल विज्ञान है, और भी कई ऐसे विषय हैं जिस पे वीडियो या आप देखते हैं डॉक्यूमेंट्री के माध्यम, जैसे सूरज के बारे में है, उसके किस प्रकार से सूरज वर्क करता है, क्या उसके लेयर्स है, कैसे सारा कुछ आप एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। और चित्रमय और मॉडल सब कुछ आपको उसमें दिखाई देता है, और नमूने और एग्जाम्पल सब कुछ देखने को मिलता है। तो काफ़ी इफेक्टिव आपको लगता है वो सारा कुछ। तो ये इसके कुछ लाभ हैं, लेकिन कुछ इसकी जो है सीमाएं हैं जिसको आप जान लीजिए। जैसे कि इसमें दो तरफा संप्रेषण नहीं हो सकता। जो भी आपको वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू मिल गया, आप उसे देखना है, उसमें आप कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन करके पूछ नहीं सकते। अगर लाइव क्लास चल रही तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर हम वीडियो प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको बनाने में और इसके प्रसारण में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। आप देखते हैं वीडियो बनाने में, जैसे कोई मूवी ही बनती है तो आप देख लीजिए, उसको 1 साल से ऊपर, 1.5 साल के ऊपर लग जाता है। या कोई डॉक्यूमेंट्री ही या वीडियो के माध्यम से एनिमेटेड थ्रू आपको प्रेजेंट करने का प्रयास किया जाता है, तो एनिमेशन में भी काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो ये काफ़ी कठिन होता है, ये इसकी सीमाएं हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से किस प्रकार से शिक्षण होता है। ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा, मॉक, ये सभी ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे ऑनलाइन या कह लीजिए वीडियो के माध्यम से जो है आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आगे मैं सब कुछ बताऊंगा आपको स्वयं प्रभा, मॉक के बारे में, क्या काम है, कितने चैनल्स हैं उस पर, और कब से स्वयं प्रभा स्टार्ट हुआ, मूक कब से स्टार्ट हुआ, सारा कुछ डिटेल आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर अगली जो विधि हमारी है समीक्षा नीति यानी कि रिव्यू स्ट्रेटजी है।
तो इस विधि में मैंने सारा कुछ पॉइंट टू पॉइंट में आपको लिखकर समझाया। रिव्यू या समीक्षा नीति का मतलब आप किसी भी कार्यों की समीक्षा करते हैं, कैसे काम चल रहा है, क्या कुछ आपका अध्ययन से रिलेटेड, ही आप अगर कोई भी प्रिंसिपल हो गया पूरे स्कूल में जो है वो जांच करता है क्या कोर्स कंप्लीट हुआ, कितना आपने पढ़ाया, शिक्षकों से समीक्षा करता है। तो इस प्रकार से आप समझते हैं ये शिक्षक भी जो है विद्यार्थियों के साथ भी समीक्षा करता है, क्या कुछ उसका क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहले पॉइंट में मैंने बताया कि व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि, सबके पुनरावलोकन को समीक्षा नीति या रिव्यू स्ट्रेटजी का नाम दिया जाता है। यानी व्याख्यान विधि हो गया, चर्चा विधि, समूह शिक्षण विधि, सबके पुनरावलोकन की जो समीक्षा नीति होती है उसी को रिव्यू स्ट्रेटजी का यहाँ पर नाम दिया गया है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि इससे शिक्षक को कक्षा शिक्षण की प्रगति का पता चलता है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि अगर शिक्षक रिव्यू स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है, समीक्षा नीति, तो उससे पता चलता है कि कक्षा में या क्लासरूम में किस प्रकार से प्रगति चल रही है, बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। ये समीक्षा करने के बाद ही पता चलेगा। क्या हो चुका है, कितना पाठ्यक्रम शेष है, शिक्षण में क्या क्या त्रुटियां हैं, शिक्षण विधि में क्या क्या सुधार वांछित है इत्यादि। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। अब समीक्षा करने पे सारा कुछ पता चलता है कि नहीं, अलग अलग जो है क्षेत्र में समीक्षा की जाती है। जैसे कोई प्रोजेक्ट ही सरकारी है, चाहे रोड बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो आप देखते हैं अधिकारी हो गया, चाहे रेलवे का कोई काम चल रहा है तो कोई अधिकारी जाता है, वो समीक्षा करता है। जो टाइमलाइन दी गई है कि 2 साल में सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो जाके चेक करता है 2 महीने 4 महीने पे काम तेजी से चल रहा है कि नहीं, 2 साल में वो कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, वो समीक्षा करता है कार्य की। तो उसी प्रकार से एजुकेशन में भी, शिक्षा में भी या शिक्षण में भी समीक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है काम है, कह लीजिए। ठीक है, कि कितना पाठ्यक्रम या सिलेबस कंप्लीट हुआ, बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हैं या कोई त्रुटि कर रहे हैं तो उस त्रुटि को कैसे सही किया जा सकता है, त्रुटियों को जानना, शिक्षण विधि में सुधार करना। जब त्रुटि को जानेंगे, अगर बच्चा नहीं सीख पा रहे तो कोई और विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है आपकी समीक्षा नीति या रिव्यू स्ट्रेटजी के अंतर्गत होता है। इसमें आगे मैंने बताया कि समीक्षा मौखिक या लिखित रूप से हो सकती है। मौखिक का मतलब कोई बता सकता है बोल के, लिखित रूप से जो है बता सकता है। जैसे कोई बताता है पूरे लेटर पे लिख के, पूरे पेज पे लिख के कि ये सारी समस्याएं हो रही हैं, तो समीक्षा लिखित और मौखिक दोनों रूप में हो सकती है। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ समीक्षा या रिव्यू स्ट्रेटजी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। और कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देखिए एक एनिमेशन यहाँ पर भी है, हर स्लाइड में मैंने एक एनिमेशन जो है रखने का प्रयास किया जहाँ से आपको कुछ मैसेज मिले। अब देखिए यहाँ एग्जाम टाइम का ये हाल है, सारा बुक्स नोट्स अपना निकाला, दिमाग पे पूरा टेंशन के मारे हाथ रख लिया यहाँ पर। तो यही ना हो, इससे बचने के लिए आपको अभी से अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम से 10 दिन पहले 15 दिन पहले आप पूरा खोजते पड़े यूट्यूब पे कि क्या कंटेंट मुझे मिल रहा है। तो रेगुलर बेसिस पे खुद से पढ़ाई करिए। आप मेच्योर्ड बच्चे हैं, मेच्योर्ड विद्यार्थी हैं। पीजी आपने कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया, बहुत सारे लोगों ने बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, टेट सीटेट सब कुछ क्वालिफाई है। तो आप समझदार विद्यार्थी हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको बस कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ाई करनी है। डिमोटिवेशन होता है, सबको होता है, लेकिन आप उसे कैसे हैंडल करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अंदर से मोटिवेट रहिए, बाहर से कोई 2 मिनट आपको प्रेरित कर देगा तो फिर से कल से आप उसी हालत में चले जाएंगे। तो एग्जाम के टाइम ना पढ़ के आप एग्जाम से पहले, जब आपको 2-3 महीने टाइम है, तब से आप स्टडी करना चालू कर दीजिए। तो आइए अगले यहाँ पर टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि को हम देखते हैं। अगली जो विधि हमारी यहाँ पर है वो है प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहा जाता है। देखिए इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 सोपान होते हैं। सोपान का मतलब स्टेप होता है, ये आपको याद रखना है। 3 सोपान होते हैं। प्रश्न का निर्माण होता है पहले, उनका प्रस्तुतिकरण एवं छात्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान देना जो है, ये तीनों सोपान पे जो है प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड पूरी तरीके से वर्क करता है। चूंकि नाम से ही आपको स्पष्ट है प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, तो ये आपको समझ लेना है कि प्रश्न का निर्माण इसमें पहले स्टेप में होगा, दूसरे में प्रश्न का प्रस्तुतिकरण होगा और उसके बाद से छात्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान देना होता है। यानी जो है टीचर प्रश्न पूछेगा विद्यार्थियों से और उसके बाद से छात्र जो है उनके बारे में जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होगी वो बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया कि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। प्रश्नोत्तर विधि के समय छात्र सक्रिय हो जाते हैं। यह छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में भी उपयोग करता है। अब जब देखिए कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा लिया, अगले दिन मान लीजिए टेस्ट ही लेते हैं या मौखिक रूप से उससे संबंधित कोई क्वेश्चन ही आप बच्चों से पूछते हैं, तो आप बच्चे देखते हैं किस तरीके से सक्रिय हो जाते हैं, एकदम पूरी तरीके से बैठ जाते हैं और पूरी उनकी निगाहें आपके ऊपर होती है, कहीं मुझसे क्वेश्चन सर पूछ न दें। ठीक है, तो इसमें छात्र क्या होते
होते हैं, सक्रिय रहते हैं और यह छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में भी उपयोगी है। यानी कि अगर जो भी टॉपिक आप पढ़ाते हैं, पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से आप उसी दिन चाहें तो 5 से 10 मिनट में क्लास के लास्ट में आप क्वेश्चन करके उस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर कर सकते हैं कि बच्चों को टॉपिक समझ में आया या नहीं, या अगले दिन भी आप क्लास में पूरा जो है प्रश्नकाल ही कर सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं बच्चों से, और ताकि वो स्पष्ट हो जाए कि आपने जो भी पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया या नहीं। तो उम्मीद करता हूं प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति या क्वेश्चन आंसर मेथड आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। एक एनिमेशन आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार के भी विद्यार्थी होते हैं, पढ़ाई के दौरान जो है 1 मिनट अगर बुक पे उनकी निगाहें हैं तो दूसरे तरफ उनकी निगाह जो है दूसरे तरफ चली जाती है। तो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जो आपके ध्यान को एकाग्र करने में डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको उससे बचना चाहिए। आपको एकांत में एक अच्छे जगह शोर शराबे से हट के जो है पढ़ाई करनी चाहिए और गहन अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए हमारा माइंड जो है 30 से 40 मिनट तक कंटिन्यूअस जो है एकाग्रता के साथ जो है आप तथ्यों को समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद से जब कंटिन्यूअस आप पढ़ाई रखते हैं या स्टडी करते हैं तो वहां पर इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में सेव नहीं होता है। तो 40 से 45 मिनट या आप 1 घंटे कह लीजिए, आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद से 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पसंदीदा कुछ भी गाने सुन सकते हैं, कुछ भी आप ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ भी जो है वॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से 5-10 मिनट के बाद तुरंत फिर से आप बैठिए, ठीक है। इस तरीके से अपना टाइम टेबल या टाइम शेड्यूल को आप डिसाइड करिए और इसको फॉलो करने के बाद अगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इसे 3 से 4 महीने इस तरीके से अध्ययन करते हैं या इसे फॉलो कर लेते हैं और अपने सिलेबस को जो एग्जाम से रिलेटेड है कवर कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे नंबरों से अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे और नेट नहीं JRF भी आप ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सारा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसके अंतर्गत जितने भी मैं शिक्षण विधियों को बताया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति, उसके अंतर्गत जितनी भी टीचिंग मेथड्स आते हैं सबको एक एक करके डिटेल में मैंने समझाने का प्रयास किया। और दूसरा हमारा था मिश्रित पद्धति यानी मिक्स टीचिंग मेथड था, जिसमें लघु समूह की शिक्षण विधियां आती हैं, तो उनको हम अगली क्लास में देखेंगे। उसके अंतर्गत जो है 8 से 9 शिक्षण विधि आती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं डिटेल में आपको क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और तीसरे नंबर पे थी आपकी शिक्षण केंद्रित पद्धति या आपका लर्नर कह लीजिए या स्टूडेंट सेंटर मेथड। तो एक एक क्लास में इन सबको देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। देखिए बड़ा वीडियो बनाने से अच्छा है छोटा वीडियो बनाइए, डिटेल में बनाइए, क्योंकि 4 घंटे की वीडियो में जो है विद्यार्थी सक्रिय होकर वीडियो को नहीं देखता है। मास्टर क्लास बहुत सारी आपको 8-8, 9-9, 10-10 घंटे की क्लासेज मिल जाएगी, लेकिन जितने देर तक आप सक्रिय रह सकते हैं उतना ही देर तक आप पढ़ाई करिए। उसके बाद से 5 से 10 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर से पढ़ाई करिए। इस तरीके से आप अध्ययन कंटिन्यूअस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें जरूर यहां पर अप्रिशिएट करें, क्योंकि काफ़ी सारा समय लगता है और मैं 1 से 2 दिन के बाद आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और भी दूंगा माइंड मैप के थ्रू। सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप नोट्स अपना खुद से बनाने का प्रयास करिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और उसके बाद से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है आपको इससे हेल्प हुई है तो दूसरों को शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिले। पूरे सिलेबस को कवर करने का हमारा प्रयास है। अकेले मैं काम करता हूँ, नोट्स भी बनाता हूँ, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन उम्मीद है कि मैं पूरा सिलेबस पेपर 1 का आपको कवर कराऊंगा, वो भी अच्छे तरीके से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं। एक बात याद रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए, उससे काफी ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके स्टडी टेबल पर होना चाहिए, उससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी आपके सब्जेक्ट के लिए आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए आइडिया होगा कि किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर करिए और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बढ़िया बुक्स होती हैं उनको जरूर पढ़ा करें। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन का ये बटन होता है घंटी वाला, उसको आप प्रेस कर लें न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहती हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।